हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राहुल जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हमने जून माह की करंट अफेयर्स कर ली थी। उसके बाद हमने जुलाई माह का पहला पार्ट कर लिया था। आज हम जुलाई माह का दूसरा पार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग हट करके करंट अफेयर्स तैयार करेंगे, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ आपको ट्रेडिशनल चीजों के बारे में भी बताएंगे। अपनी कॉपी में आप उसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी वहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं या आपका रिवीजन उससे अच्छा हो जाता है। ठीक, पिछले बार की जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था उत्तराखंड का जो निर्यात सूचकांक है, जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी उसके अनुसार उत्तराखंड की इसमें रैंकिंग कौन सी थी, जो निर्यात सूचकांक जारी हुआ था। आज भी हम नीति आयोग की रिपोर्ट के साथ ही स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जोर देके कहा था कि नीति आयोग की जहां पर भी रिपोर्ट आती है उसमें उत्तराखंड से संबंधित जो जो बातें होती हैं वो आपको रट लेनी है। परीक्षा में वैसा का ही वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की जो स्थापना थी वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसने स्थान लिया था योजना आयोग का। किसका स्थान लिया था? इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। नीति आयोग की जो स्थापना थी वो केंद्र और राज्यों के संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी। यानी एक तरीके से नीति आयोग जो है संघात्मक ढांचा जो हमारे संविधान का है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग को जो है सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सरकार का अंग है वो जो है एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। या ऐसा भी इसमें सवाल आ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना किस चीज के लिए की गई थी? केंद्र राज्य के संबंधों को मजबूत करने के लिए या संघात्मक ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए। ठीक है, जब नीति आयोग बना था हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि केंद्र और राज्य मिलकर के टीम इंडिया की तरह वर्क करेंगे, यानी केंद्र और राज्यों के संबंध जो होंगे इससे मजबूत होंगे। आइए रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। नीति आयोग ने उत्तराखंड का बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है जारी किया है और इसके लिए नीति आयोग ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का तुलनात्मक अध्ययन किया है। ठीक हो गया। रिपोर्ट तो किसने जारी की है? नीति आयोग ने। लेकिन नीति आयोग ने उसका रेफरेंस किससे लिया है? आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। कब कब का तुलनात्मक अध्ययन किया है? 2015-16 और 2019 और 2021। ठीक हो गया। ये जो तुलनात्मक अध्ययन है इसमें 2015 और 16 के बीच जो उत्तराखंड में गरीबी थी वो थी 17.67%। कितनी थी? 17.67%, जो 2019 और 21 में घट करके 9.67% हुई है। ठीक, यानी हम कुल बात करें तो उत्तराखंड की गरीबी में इन दो तुलनात्मक अध्ययनों में जो है 8% की गिरावट आई है। सारी चीजें आपको याद करनी है कि इस ईयर में जो है गरीबी का परसेंटेज कितना था, इस ईयर में कितना था, टोटल गिरावट कितनी आई है? 8%। और डेटा की बात करें तो 8,15,247 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यानी अनुमानिकता जो है 8 लाख मोटा मोटा मान लो, लेकिन डेटा भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट है। 8,15,247 लोग जो है इस रिपोर्ट से कहां गए हैं, इस गरीबी रेखा से कहां गए, बाहर आ गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, सबसे ज्यादा जो गरीबी रेखा से बाहर लोग आए हैं वो अल्मोड़ा में आए। कितने आए हैं? 16.18%। कितने? 16.18% लोग आए हैं। और ये आंकड़ा जो है वो किसमें है? प्रतिशत में। यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखिएगा, 16.18%। ठीक, और अल्मोड़ा के बाद जो आपके जिले हैं उसमें सबसे पहला जो आपका अल्मोड़ा है, उसके बाद उत्तरकाशी है, तीसरे में चंपावत है, चौथे में बागेश्वर है। तो आप ये क्रम भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला तो ये ऐसा आएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया है किसने किया है? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग ने किया है। हर राज्य के लिए जारी किया गया है। ठीक, किस रिपोर्ट को आधार बनाया गया है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। 2015-16 में जो गरीबी थी कितनी थी? 17.67% थी। 2019 से 2021 के बीच कितनी थी? 9.67% थी। कितने की कमी आई? 8% की कमी आई। कुल जो लोग गरीबी रेखा से बाहर आए कितने आए? 8,15,247 लोग। और सर्वाधिक गरीबी रेखा से बाहर कहां से आए? आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए, उसके बाद उत्तरकाशी, चंपावत, बागेश्वर। इसका क्रम भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड सरकार ने एक नया मिशन स्टार्ट किया है, दालचीनी और जो है तिमुर मिशन। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की है वो नैनीताल और चंपावत से की है। दोनों जो है आपकी खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन है और दोनों जो आपकी दालचीनी और तिमुर है इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक, तो एक तरीके से खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है
दालचीनी और तिमुर मिशन की शुरुआत की है। ठीक हो गया। इसके लिए देखिए चंपावत में खुलेगा आपका दालचीनी सेंटर, चंपावत में खुलेगा दालचीनी सैटेलाइट सेंटर। उसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ में जो खुलेगा वो खुलेगा तिमुर सैटेलाइट सेंटर। अब देखो पेपर में होता है गड़बड़ की कौन सा दालचीनी सैटेलाइट है, कौन सा आपका तिमुर सैटेलाइट सेंटर है। आपको करना क्या है, चंपावत में करना है दालचीनी यानी सीडी से याद रखना, और तिमुर में आप देखोगे पिथौरागढ़ में पीटीएच है, तो यहाँ पर आपका टॉ से तिमुर से आ जाएगा, तो इसको ऐसे याद कर लेना, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अभी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपका रिवीजन बेहतर नहीं होगा तो ये चीजें जो है परीक्षा में आपको बहुत परेशान करती है। ठीक हो गया। उसके बाद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में संयुक्त रूप से तिमुर सेंचुरी स्थापित की जाएगी। क्या स्थापित की जाएगी? तिमुर सेंचुरी स्थापित की जाएगी। किसके सहयोग से की जाएगी? गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान। बोर्ड में जाएगा क्योंकि शॉर्ट में लिख दिया, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान। ठीक हो गया। एक फैक्ट याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत को जो है भारत रत्न 1957 में दिया गया था। ठीक। उसके बाद अगर तिमुर की बात करें तो तिमुर की जो है कुल 11 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 11 प्रजातियां, और उसमें 4 प्रजातियां जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है कभी कभी सवाल में आ जाता है कि किसकी जो है कितनी प्रजातियां आपके राज्य में पाई जाती है। ठीक हो गया। जैसे ब्रह्म कमल वगैरह की एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक। तो आपके जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और मुख्य परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि आपका जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से मिशन स्टार्ट किए हैं, तो आपका दालचीनी और तिमुर मिशन वहां पर आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कर्णवाश्रम जो है रेस्क्यू सेंटर प्रोजेक्ट। कर्णवाश्रम रेस्क्यू सेंटर प्रोजेक्ट है, इसको मानव जीव संघर्ष को रोकने के लिए, मानव जीव संघर्ष को रोकने के लिए जो है कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत देखिए क्या चीज की गई है, कर्णवाश्रम मृग विहार को मिनी चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। कर्णवाश्रम जो मृग विहार को मिनी चिड़ियाघर व रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत अब ध्यान देने वाली बात यह देखिए, जहां पर आपका है मिनी चिड़ियाघर, मिनी चिड़ियाघर यानी चिड़ियाघर। राज्य का पहला जो चिड़ियाघर है वो मालसी डियर पार्क है, सबको पता है, देहरादून में, इसको आप रिवाइज करना। और देश का पहला राज्य का पहला जो है कार्बन न्यूट्रल जू जो है स्थापित किया जाएगा वो हल्द्वानी गौला पार्क। इस क्वेश्चन को भी याद करना। अब ये कर्णवाश्रम है, पौड़ी में है, इसको याद रखिएगा। कर्णवाश्रम आपके लिए ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर जो है राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर जो है हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भरत पड़ा था। उसके बाद कर्णवाश्रम जो है कालिदास की एक तरीके से क्या है, कालिदास की जो है एक तरीके से कालिदास ने जो है यहाँ कर्णवाश्रम में जो है पढ़ाई की थी। ठीक। कर्मभूमि मान सकते हो कर्णवाश्रम को कालिदास की। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कर्णवाश्रम में कालिदास ने कौन सी रचना की, कौन सी रचना, किस पुस्तक की रचना की थी? तो उसका आंसर आपका है कर्णवाश्रम में जो है कालिदास ने लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पेपर में करना, क्योंकि कालिदास की अन्य रचनाएं भी देगा, वहां पर कंफ्यूजन होता है कि कालिदास ने कर्णवाश्रम में कौन सी लिखी। याद करने का तरीका क्या है, क जो है वर्णमाला का पहला अक्षर है और उधर अ जो है पहला अक्षर है, तो ऐसे करके याद करना है, या क अ करके याद करना है, तो वहां पर आपको एग्जाम में याद रहेगा। दूसरा प्रश्न आपको कालिदास को लेकर के आता है, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद कालिदास से एक प्रश्न आपका ये भी आता है कि कालिदास किसके दरबार में नवरत्न थे? या आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो थे ये नवरत्न थे, या और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी क्या थे आपके नवरत्न थे। उन्हीं के दरबार के नवरत्नों में से कौन थे? कालिदास थे। इस बार के वीडियो के पेपर में भी शायद क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न थे, तो उसका आंसर था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक हो गया। उसके अलावा नवरत्नों की अगर हम बात करें, नवरत्न जो थे किसके दरबार में थे? अकबर के भी दरबार में थे। उसके अतिरिक्त जो नवरत्न थे उत्तराखंड में जो थे वो फतेह शाह के दरबार में भी थे। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखना। और एक प्रश्न यहाँ से और आता है कि कर्णवाश्रम जो है वो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखिएगा, कालिदास याद रखिएगा, नवरत्न याद रखिएगा, और इस प्रश्न को आप इस प्रकार से डिटेल में कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपका करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, ट्रेडिशनल पार्ट भी उसका बहुत हद तक तैयार हो जाता है अगर आप थोड़ा सोच समझ के उसको पढ़ते हो। जो चीज आपने पढ़ी है उसको आप रिकॉल करोगे तो करंट अफेयर्स के साथ साथ ट्रेडिशनल चीजें भी आपकी रिवाइज हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है अवार्ड वगैरह जनरल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है ग्लोबल जीनियस गैलेक्सी अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल जीनियस गैलेक्सी अवार्ड। तो एक सामान्य सा प्रश्न, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ग्लोबल जीनियस गैलेक्सी अवार्ड जो है वो किसको मिला है। ठीक। उसके बाद देखिए
आजकल भूस्खलन जो है काफी चर्चा में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक, वैसे हर साल ही बरसात के टाइम में जो है भूस्खलन होता है, लेकिन इस बार जो है बारिश की तीव्रता जो है कुछ ज्यादा ही है। और जहां पर भी मैंने आपको बताया डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न उत्तराखंड की परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि सिलेबस में भी मेंशन है और उत्तराखंड जो है एक आपदा प्रोन स्टेट भी है, ठीक। तो उत्तराखंड में इसको देखिए, उत्तराखंड में ग्रीन टेक्नोलॉजी से होगा 23 भूस्खलन जोन का उपचार, यानी जो आप जहां पर सरकार ने चिन्हित किए हैं 23 भूस्खलन जोन, वहां पर ग्रीन टेक्नोलॉजी से क्या होगा, उसका उपचार होगा। इसमें जो है विशेष प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे और पौधे लगाने के बाद वो विशेष प्रकार के पौधे भूस्खलन को कम करेंगे। भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण पहाड़ों में अनियंत्रित जो है वृक्षों की कटाई, ठीक है। तो सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन सरकार के जो पुराने वृक्ष हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है काम करना होगा। और इस योजना को जो है वित्तीय मदद दी है विश्व बैंक ने, ठीक। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि कितने भूकंप जोनों का उपचार किया गया है, 23, कौन सी टेक्नोलॉजी से, ग्रीन टेक्नोलॉजी से, और किसने इसको फंडिंग की है, वर्ल्ड बैंक ने इसको फंडिंग की है, ठीक। कौन कौन से जिलों में ये आपके भूस्खलन जो जोन है उनका उपचार किया जाएगा, इसमें आपका चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, ठीक। एक प्रश्न जो पर्यावरण से संबंधित आता है, जहां पर को कई बार एक प्रश्न पूछा गया है, धारणी विकास। इस बार के पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो उत्तराखंड की हुई थी उसमें भी ये 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का लिखने को आया था। धारणी विकास से आप क्या समझते हैं, और वैसे भी एग्जाम में धारणी विकास आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में भी बहुत आता है। धारणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमको विकास तो करना है, क्योंकि विकास अगर होगा नहीं तो मानव आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन हमें इस प्रकार से विकास करना है कि उसका जो पर्यावरण पे इम्पैक्ट पड़े वो बहुत कम पड़े, ठीक है। यानी हमको विकास तो करना है लेकिन उसका प्रभाव जो पर्यावरण पर नकारात्मक पड़ रहा है वो नकारात्मक प्रभाव ना पड़े या बहुत उसको कम हद तक उसको पड़े, तो इसको कहा जाता है धारणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कई बार परीक्षा में पेपर में पूछा गया है धारणी विकास। आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, बहुत बार प्रश्न आपका एक पेपर में पूछा गया है, ठीक। उसके बाद एक उत्तराखंड में जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है ECHAS स्कीम, यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इसमें जो दूर दराज के जो आपके सैनिक हैं उन तक जो है दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो सैनिक हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक फीचर फिल्म का उद्घाटन नहीं एक तरीके से उसके प्रोमो का विमोचन किया है जिसका नाम है पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन से संबंधित वैसे भी कोई भी चीज जो है आपकी इंपॉर्टेंट है और खुद मुख्यमंत्री उसका विमोचन कर रहे हैं तो उससे उस चीज की इंपॉर्टेंस जो है और अधिक बढ़ जाती है। टिहरी में राजशाही के खिलाफ इन्होंने जो है एक बहुत बेहतरीन आंदोलन किया था, उसके लिए श्रीदेव सुमन को याद किया जाता है और इसका विमोचन किसने किया है, मुख्यमंत्री ने। तो इस कारण से ये आपका महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है दून में आयोजित की जाएगी अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका बाल विज्ञान कांग्रेस का आ गया था पटवारी के एग्जाम में, तो देहरादून में आयोजित की जाएगी अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। इसके पहले भी इसका आयोजन किया गया है, इसका आयोजन किया गया है 2013 में। कब किया गया, 2013 में, ठीक हो गया। इसके बाद अंतिम प्रश्न की ओर हम चलेंगे, राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क करेंगे गिद्धों की 4 प्रजातियों का उपचार, ठीक है। यहां से अभी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, वो एक बार केबीसी में पूछा गया और कई बार गिद्धों से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया है। पहले मैं इसको बता देता हूं कि कौन कौन सी प्रजाति हैं। एक तो आपका है लाल सिर वाला गिद्ध, सफेद पूंछ वाला गिद्ध, सफेद गिद्ध और प्लास फिश एक गिद्ध की प्रजाति होती है, उसका उपचार यहाँ पर किया जाएगा, ठीक। पहली बात कर लेते हैं राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में। कैसे याद रखोगे, 1983 में भारत बना था क्रिकेट का राजा, यानी 1983 में भारत ने जीता था वर्ल्ड कप। तो ऐसी चीजों को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्रिकेट का राजा बना था तो 1983 में किसकी स्थापना हुई थी, राजाजी नेशनल पार्क। ये 3 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी, हरिद्वार और दून। इसको भी आप याद कर सकते हो, PHD, P से पौड़ी, H से हरिद्वार और D से देहरादून। उसके बाद है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका आंसर छुपा हुआ है, कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी नैनीताल और पौड़ी 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। उसके बाद जो है इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, तो इसका ट्रेडिशनल पार्ट कवर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है गिद्धों की जो प्रजातियां हैं इनको एक नुकसान करने वाली दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। यहाँ पे जगह नहीं है, उसको लिख देना, बोर्ड कॉपी में लिख लेना, डिक्लोफिनेक या डाइक्लोफिनेक। ये दवा एक पेन किलर है
जो पशुओं के उपचार के लिए दी जाती है। ठीक, जब पशु की मृत्यु हो जाती है तो जब उसका जो शव है उसको जब बाहर फेंका जाता है तो गिद्ध उसके ऊपर आकर के जो है उसको शव को खाता है, तो उसके शरीर से वो डाइक्लोफिनेक जो है कहाँ पहुंचती है, गिद्ध के शरीर में पहुंचती है और गिद्ध की जो है उससे किडनियां खराब हो जाती है। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि गिद्ध को कौन सी दवा से नुकसान हो रहा है, तो डाइक्लोफिनेक है जो एक पेन किलर है और उससे इसको नुकसान हो रहा है। तो आज की करंट अफेयर्स में हमने इन चीजों को डिस्कस की और इसी तरीके से आप करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।